पुराने वक्तों की बात है कि बड़े शहरों से दूर एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी, जिसका शौहर बहुत पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। इसके पास सिर्फ इसका एक ही बेटा था, जो दूसरे लोगों के खेतों में मेहनत मजदूरी करता था और अपनी प्यारी माँ की कफालत करता था। एक दिन बेटा अपनी माँ से दिल्ली इल्तिजा के साथ पहुंचा। इसने वजाहत की कि गांव में रहकर एक अच्छी जिंदगी की ख्वाहिश करना बहुत मुश्किल है। यहाँ सख्त और इंथक मेहनत के बावजूद उजरत इतनी कम मिलती है कि जो इन दोनों के लिए आरामदाह जिंदगी की जमानत दे पाए। बूढ़ी औरत शहर के खतरात से खौफजदा हिचकिचाती थी, लेकिन काफी समझाने के बाद आखिरकार इसने एक शर्त के साथ अपने बेटे की दरख्वास्त मंजूर कर ली कि इसे यकीन दिलाने कि वो इसे बाकायदगी से खत भेजाता रहेगा ताकि इस अपने बेटे की खैरियत के बारे में तसल्ली रहे। महीनों तक खुशखबरियों और मनी आर्डर्स से भरे खत बूढ़ी औरत की दहलीज पर पहुंचते रहे। इसका बेटा शहर में तरक्की की मनाजिल तय कर रहा था, जिस पर वो बहुत खुश थी। लेकिन फिर खतूत आने बंद हो गए और परेशानी ने इसके दिल को अपनी लपेट में ले लिया। वो अपने बेटे के ठिकाने या इन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी जिनके लिए वो शहर में काम करता था, लेकिन इसकी ममता ने इसे अपने बेटे को तलाश करने पर मजबूर किया। बूढ़ी औरत ने गांव के कुछ लोगों के एड्रेस हासिल किए जो शहर में मुख्तलिफ जगहों पर काम करते थे और शहर के लिए रवाना हो गई। जब वो गांव के एक आदमी से अपने बेटे का पता मालूम करने के लिए पहुंची तो इस शख्स ने इस खातून से कहा कि पहले तो आपका बेटा एक बेकरी में काम करता था। वो बेकरी में तरह तरह के पकवान बनाता था, लेकिन बाद में एक अमीर आदमी इसे अच्छी रकम का वादा करके और शीफ की जाब देने का कहकर अपने साथ ले गया। इस देहाती शख्स ने कहा कि मैं आपके बेटे के बारे में बस इतना ही जानता हूँ, और मुझे ये भी नहीं मालूम कि आपके बेटे को काम पर ले जाने वाला शख्स कौन है, लेकिन शायद बेकरी का मालिक जहां आपका बेटा पहले काम किया करता था इस अमीर शख्स के बारे में कुछ जानता हो। फिर गांव वाला आदमी बूढ़ी औरत के साथ बेकरी पर गया और बूढ़ी औरत का बेकरी के मालिक से तारुफ करवाने के बाद इसने बूढ़ी औरत के बेटे के बारे में पूछा, जिस पर बेकरी के मालिक ने इस अमीर आदमी का नाम बताया जो शहर का बहुत अमीर और ताकतवर शख्स था कि वो आपके बेटे को यहाँ से मुलाजमत पर ले गया है क्योंकि इसे आपके बेटे का पकाया खाना बहुत पसंद था। जिस पर खातून ने बेकरी के मालिक से कहा कि 2 माह से ज्यादा का अरसा गुजर गया है और मेरे बेटे की कोई खबर नहीं है, इसलिए मैं इसकी तलाश में यहाँ आई हूँ। बेकरी के मालिक ने कहा कि जिस अमीर आदमी के साथ आपका बेटा काम के लिए गया था वो तो बड़ा ताकतवर और मगरूर अमीर आदमी है। इसका शहर में बड़ा मकाम है, इसलिए थोड़ी एहतियात के साथ वहां जाएं। इसने इस अमीर आदमी का पता बेकरी के मालिक से हासिल किया और इस अमीर आदमी की रहाइशगाह पर जा पहुंची। ये हवेली बहुत बड़ी थी, जिसके चारों तरफ एक ऊंची फसील और एक बहुत बड़ा गेट था जिस पर बंदूकों वाले मुहाफिजों का पहरा था। बूढ़ी औरत वहां पहुंची और चौकीदारों से कहा कि मेरा बेटा यहाँ बावर्ची का काम करता है, मुझे इससे मिलना है। चौकीदार ने कहा कि सेठ साहब की इजाज़त के बगैर किसी को हवेली में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है और किसी को अंदर किसी से राबिता करने की इजाज़त भी नहीं। इस वक्त सेठ साहब अपने कारोबार वगैरह का जायज़ा लेने के लिए हवेली से बाहर सैर के लिए तशरीफ़ ले गए हैं। जब वो वापस आएंगे तो इनसे बात करके अपने बेटे से मिलने की इजाज़त ले लेना। शाम को जब इस सेठ की गाड़ी गेट पर रुकी तो ये बूढ़ी औरत भागती हुई गाड़ी के पास आई और निहायत तज़ीम से हाथ जोड़कर इस सेठ से शाइस्तगी से दरख्वास्त की कि मेरा बेटा जो आपकी हवेली में शीफ का काम करता है, मैं इससे मिलने आई हूँ और कई घंटों से आपकी आमद का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि चौकीदार मुझे अंदर नहीं आने दे रहे और मेरे बेटे को भी नहीं बुला रहे। सेठ ने बूढ़ी औरत की तरफ इंतहाई हिकारत से देखा और कहा, खामोशी से यहाँ से चली जाओ, वरना दूसरी सूरत में मैं अपने मुलाजिमों से कहूंगा कि वो तुम्हें मार पीट कर यहाँ से भगा दें। तुम्हारे बेटे को मैं नहीं जानता, वो यहाँ किसी कस्म का काम नहीं करता और ना ही वो मेरा मुलाजिम है। ये कहकर इस सेठ ने ड्राइवर को गाड़ी चलाने का इशारा किया और गाड़ी हवेली में दाखिल हो गई और चौकीदारों ने दोबारा गेट बंद कर दिया। बूढ़ी खातून चीख चीख कर अपने बेटे से मिलने की इल्तिजा करती रही, किसी ने इसकी बात नहीं सुनी। आखिरकार वो बूढ़ी औरत रोती हुई हवेली के गेट के पास बैठ गई और चौकीदारों से कहा कि जब तक मैं अपने बेटे से नहीं मिलूंगी वो यहाँ से हरगिज नहीं जाएगी। तब एक मेहरबान चौकीदार पानी लेकर बूढ़ी खातून के पास आया।
पानी देने के बाद इसने इसे राज में रखने का वदा लेकर इस बूढ़ी खातून को बताया कि दरअसल तुम्हारे बेटे के फिसलने और किचन में गिरने से सेठ साहब की बहुत सी अलमारियां गिर गईं थीं, जिसकी वजह से चंद कीमती बर्तन टूट गए थे, जिस पर सेठ साहब को बहुत गुस्सा आया और इन्होंने आपके बेटे को पेंटर की मदद से इतना मारा कि वो जख्मों की ताब ना लाते हुए मर गया। फिर सेठ साहब के हुक्म पर इसके नौकरों ने आपके बेटे की लाश को दरिया में फेंक दिया। लिहाजा अब आपका अपने बेटे से मिलने की ख्वाहिश करना बेसुध है और पुलिस को इत्तला देने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि पुलिस चीफ और इंतजामिया सब सेठ साहब के पालतू कुत्ते की तरह ही हैं, क्योंकि सेठ साहब सबको गैर कानूनी पैसे खिलाता है। इस आपके हक में बेहतर यही है कि खामोशी से चली जाओ, वरना तुम्हें भी मार दिया जाएगा। जब बूढ़ी खातून ने चौकीदार का ये बयान सुना तो वो गम से निढाल होकर वहीं गिर पड़ी, जिस पर वो मेहरबान चौकीदार बहुत परेशान हुआ और असने ने बूढ़ी खातून के चेहरे पर पानी के छींटे मारे और जब बूढ़ी खातून को होश आया तो वो खामोशी से अपने गांव वापस रवाना हो गई। अब इस नूरी औरत का दिल गम की बजाय इंतकाम की आग से भर चुका था। अब वो अपना दिख छुपा कर अपने घर की तरफ बढ़ रही थी कि रास्ते में इसने देखा कि 7-8 कुत्ते के अचे कोड़े के ढेर के पास अपनी मां के इंतजार में खेल रहे हैं। बूढ़ी औरत ने इनमें से 2 सेहतमंद बच्चों को उठाया और जल्दी से इन्हें अपनी चादर में लपेटकर अपने घर की जानिब चल दी। अब वो इन कुत्ते के बच्चों को रोजाना अपनी बकरियों का दूध पिलाती और फिर इन्हें घर के वीरान हिस्से में खेलने कूदने के लिए छोड़ देती थी। अब जबकि दोनों कुत्ते के बच्चे काफी बड़े हो चुके थे तो बूढ़ी औरत ने इन्हें सिर्फ कच्चा गोश्त ही खिलाना शुरू कर दिया था। बूढ़ी औरत रोजाना कस्साब की दुकान से गोश्त लाती और इन्हें खिलाती। बूढ़ी खातून ने अपने मरहूम बेटे की शादी के अखराजात के लिए जो रकम बचाई थी वो इन 2 कुत्तों के लिए गोश्त खरीदने पर खर्च करने लगी। 6 माह के बाद दोनों कुत्ते कच्चा गोश्त खाकर बहुत बड़े और मजबूत जानवर बन चुके थे। अब बूढ़ी खातून के अगले प्लान यानी दोनों कुत्तों की तरबियत का वक्त आ गया था। बूढ़ी औरत ने लकड़ी के 2 टुकड़ों का करास्सा बनाया और को खुशक घास से ढांप दिया, इस पर मर्दों के कपड़े डाले, कच्चा गोश्त जो कुत्तों की खुराक था इस आदमी नुमा पतले में छुपा दिया। फिर जब वो दोनों कुत्ते भूख से बेताब हो गए तो बूढ़ी औरत ने कुत्तों को इस पतले पर छोड़ दिया। जब कुत्तों को पतले से गोश्त बास आई, इन दोनों ने कठपतली को चीर फाड़ डाला और इसमें से गोश्त निकाल कर खाने लगे। कुछ दिनों तक बूढ़ी औरत यही अमल दोहराती रही। फिर इसने कुत्तों की तरबियत का दूसरा मरहला शुरू किया। जब कुत्ते भूख से परेशान होकर कठपतली की तरफ बढ़ते तो बूढ़ी औरत कुत्तों को लाठी से डराकर मुजस्समे से दूर रहने पर मजबूर करती और जब बूढ़ी औरत कुत्तों को सीटी बजाकर कठपतली की तरफ हमला करने का हुक्म देती तो इसका मतलब ये होता कि अब कुत्तों को कठपतली को चीर फाड़ कर इसके अंदर का गोश्त खाने की इजाजत थी और मालिक के इशारे पर दोनों कुत्ते कठपतली पर झपटते, इसे चीर फाड़ देते और अपनी खुराक यानी गोश्त निकाल कर खा जाते थे। 2 हफ्तों की मुकम्मल तरबियत के बाद दोनों कुत्ते अब सिर्फ अपने मालिक के इशारे पर कठपतली को चीर फाड़ कर अपने खाने का गोश्त खाने के काबिल हो चुके थे। अब बूढ़ी औरत ने कुत्तों की तरबियत का आखिरी मरहला शुरू किया, जिसमें इसने कठपतली में गोश्त नहीं डाला बल्कि अपने पास रखा और कुत्तों को पतली पर झपटने का इशारा किया। जब कुत्तों ने कठपतली को चीर फाड़ दिया होता तो इनको इनका मतलूबा गोश्त इनाम में दिया जाता था। इस तरह अपने कुत्तों की तरबियत मुकम्मल करने के बाद बूढ़ी औरत ने अपने बेटे का बदला लेने का फैसला किया और एक मर्द के भेस में मर्दों के कपड़े और मर्द की टोपी पहनकर जिसमें इसने अपने बाल ढांप रखे थे घर से निकल खड़ी हुई। जबकि इसने कुत्तों को 2 दिन तक खाना भी नहीं दिया था और इन्हें भूखा रखा हुआ था, जिसकी वजह से कुत्ते बहुत चिड़चिड़े और खूंखार हो चुके थे। अब बूढ़ी औरत शहर की तरफ रवाना हुई और मजबूत रस्सियों से कुत्तों को काबू की अपने साथ ले गई। शाम को वो इस अमीर आदमी की हवेली ऐसे वक्त में पहुंची कि जब इसे यकीन था कि वो सेठ अपने कारोबार वगैरह से फारिग होकर हवेली में आ चुका होगा जिसने इसके प्यारे बेटे को कत्ल किया था। अब जब बूढ़ी औरत अपने 2 कुत्तों के साथ इस हवेली के गेट पर आई जिसमें वो अमीर सेठ रहता था तो बूढ़ी औरत ने मर्दाना बनाते हुए चौकीदारों से कहा कि सेठ से कहो कि शुमाली इलाके से एक सौदागर तुम्हें 2 इला नस्ल के 2 कुत्तों का तोहफा देने के लिए आया है। जब चौकीदार ने सेठ को बताया कि एक सौदागर इसके लिए एक बहुत ही ऊंची नस्ल के कुत्तों का तहफ लाया है तो सेठ ने फौरन इस बूढ़ी औरत को बलवा भेजा जो मर्द के भेस में थी।
जब बूढ़ी औरत अपने 2 कुत्तों को लेकर सेठ के सामने आई जो भूख की वजह से बहुत बेसब्र और खूनखार हो चुके थे तो बढ़िया ने अपने सर से मर्द की टोपी उतार कर सेठ को मुखातब करते हुए कहा कि मैं वही औरत हूँ जिसका जवान बेटा तुमने अपनी रूनत में मार डाला था, अब अपना अंजाम देखने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते ही बूढ़ी औरत ने अपने कुत्तों को सेठ पर हमला करने का हुक्म दे दिया, जिस पर दोनों कुत्ते अपने मजबूत जबड़ों और नोकीले दांतों से खूनखार भेड़ियों की तरह इस सेठ पर झपटने और पलक झपकते ही इसे मार डाला। सेठ के नौकरों ने जब सेठ की चीख वाव पुकार और कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनी तो सेठ को बचाने के लिए लाठियां लेकर वहां पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि सेठ एक मसखा शुदा लाश में तब्दील हो चुका था। अगरचे सेठ के मुलाजिमीन ने कुत्ते मार डाले और बूढ़ी खातून को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन वो बूढ़ी खातून पुलिस वैन में बहुत पुरसुकून और मुतमईन बैठी नजर आ रही थी क्योंकि आज इसने अपने बेटे के कातिल से बदला ले लिया था। इसके साथ ही ये कहानी इस पैगाम के साथ अपने इख्तिताम पर पहुंचती है कि कभी किसी को इतना घमंडी, मतकब्बर और मगरूर नहीं बनना चाहिए कि कुदरत अपनी ताकत दिखाने पर मजबूर हो जाए। और यकीनन कुदरत की ताकत नाकाबिले तस्खीर होती है और खुदा की नज़र में कोई छोटा या बड़ा नहीं, सब एक बराबर हैं। नेक तमन्नाओं के साथ खुदा हाफिज।